डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में बात करूंगा। डाइवर्टिकुलम का मतलब इंटेस्टाइन में कहीं भी किसी भी जगह पर एक आउट पाउचिंग सा बन जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो से मैं आपके बारे में एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में बात करूँगा। देखिए, हमारी आंतें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। डाइवर्टिकुलम का मतलब इंटेस्टाइन में कहीं भी किसी भी जगह पर एक आउट पाउचिंग सा बन जाना है। अगर इस मॉडल के जरिए मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए, ये आते हैं जो एक ट्यूब की तरह है, इसको काट करके दिखाया गया है और डाइवर्टिकुलम इसमें एक अंदर आउट पाउचिंग सा बना हुआ है। अगर बोलचाल की घरेलू भाषा में समझे तो आपने अगर कभी स्कूटर का किसी या साइकिल के टायर का ट्यूब देखा हो तो जब पुराना हो जाए उसमें कई जगह से एक कमजोरी हो जाती है और बाहर उभार सा आ जाता है, इसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो डाइवर्टिकुलम एक आंतों में होने वाली नॉर्मल चीज़ है जो कई बार लोगों में उम्र के साथ, एज के साथ आ जाती है। कोलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का डाइवर्टिकुलम ज़्यादा कॉमन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइवर्टिकुलम होता है। मैं आपसे इस वीडियो में कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में बात करूंगा। इसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक तो होता है कि हमने कोलोनोस्कोपी की किसी कारण से और उसमें हमें डाइवर्टिकुलम दिख गए और व्यक्ति को कोई भी सिम्टम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस। ये लेफ्ट साइड में यानी कि सिग्मॉइड कोलन में हो सकता है, सीकम में, ये सबसे कॉमन जगह है। वैसे ही कहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों को पूरी आंत में डाइवर्टिकुलम होते हैं। ये एक तरह की बनावट है जो आंतों में ब्लड सप्लाई जहाँ से आती है उसमें उस वॉल की कमजोरी से हो जाती है। एसिम्प्टोमेटिक डाइवर्टिकुलोसिस की किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। डाइवर्टिकुलम से सिम्टम दो कारणों से होते हैं। एक कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है कि ये डाइवर्टिकुलम जब भी बंद हो जाए, इसका रास्ता, कॉन्स्टिपेशन इसका सबसे मुख्य कारण होता है, तो इसके आसपास जब ये रास्ता बंद हो जाए तो इसकी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है और इसमें एक तरह की इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। इस सूजन के कारण पेट में दर्द होता है। सबसे कॉमन लोकेशन इसका सिग्मॉइड कोलन में होता है। तो पेट के लोअर लेफ्ट हिस्से में पेन होना, फीवर होना और एक तरह का उभार आ जाना, अगर बहुत सडन हो रहा हो तो ये डाइवर्टिकुलाइटिस के कारण हो सकता है। ये एल्डरली लोगों में बहुत कॉमन होता है। डाइवर्टिकुलाइटिस के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अगर यहाँ तक सीमित हो तो या आंतों से पस आसपास में बन जाए तो या पस फट करके पूरी आंतों में भी फैल सकती है। इसका सबसे कॉमन कारण जैसा मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन होता है। अल्ट्रासाउंड या मुख्यतः सीटी स्कैन के जरिए इसका इलाज होता है। ब्लड के टेस्ट में इन्फेक्शन नज़र आते हैं। जनरली हम इस कंडीशन में कोलोनोस्कोपी करना अवॉइड करते हैं। और अगर ये आंतों की वॉल तक लिमिटेड हो, आसपास में सूजन हो, तो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि हम कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के जरिए ही इसको ट्रीट करें। और एक बार जब एक्टिव इन्फ्लेमेशन का फेज खत्म हो जाए तो फिर हम उसमें कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए दवाइयाँ देते हैं। प्लस कई बार ये देखा गया है कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे माइक्रोबायोम, उसमें इम्बैलेंस होने पे तो उसके लिए डिस्बायोसिस के ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ प्रोबायोटिक्स या साइक्लिकल एंटीबायोटिक्स, ये ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जा सकता है। अगर ये पस फट करके बाहर लीक कर रहा हो तो जनरली पहली तरीका होता है कि एक ट्यूब डाल करके पस को निकालें और एंटीबायोटिक्स के जरिए वेट करें। अगर पस निकल करके पूरी इंटेस्टाइन में फैल गया हो तो ऑपरेशन, और ये जनरली फिर 2 स्टेज ऑपरेशन होता है। 2 स्टेज का मतलब हुआ कि हम पहले स्टेज में उस डिजीज सेगमेंट को काट के हटाते हैं, इंटेस्टाइन का रास्ता बाहर करते हैं, इसको स्टोमा कहते हैं, ताकि यहाँ की आसपास की सूजन खत्म हो और 4 से 6 हफ्ते के बाद हम आंतों को दोबारा जोड़ करके और आंतों की कंटिन्यूटी को रीस्टोर कर सकें। तो ये डाइवर्टिकुलाइटिस का ट्रीटमेंट है। डाइवर्टिकुलाइटिस में प्रिडोमिनेंट हमारी जो मंशा होती है, इलाज में जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि आंतों को प्रिजर्व किया जाए, ऑपरेशन ना किया जाए। अगर 2 एपिसोड 3 एपिसोड हो तो भी ये होता है कि उसमें ऑपरेशन ना किया जाए, ताकि आंतें आपकी बरकरार रहें। जब भी आंतों को काटे उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो डाइवर्टिकुलम में एक कॉम्प्लिकेशन डाइवर्टिकुलाइटिस यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही जहाँ पर ये आंतों की इंटेस्टाइन के वॉल में जहाँ ब्लड वेसल्स बाहर से आती है, खून की नसें, उस जगह पर एक कमजोरी होती है। तो डाइवर्टिकुलम के बेस में यूजुअली बड़ी खून की नस होती है जो मीडियम साइज वेसल्स जिसको कहते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन के कारण इसके अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग काफ़ी मैसिव हो सकती है। कई बार लोग इसको पाइल्स की ब्लीडिंग से
उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पाइल्स की ब्लीडिंग है, बट डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग जो कि आर्टरी होती है, इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो एल्डरली में जब भी पेशेंट्स कम ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा खून की कमी से आए तो इसका शक होता है। सीटी स्कैन के ज़रिए इसमें अगर कोई खून की नस यहाँ तक जाती हुई दिखे तो इसमें 2 तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो एम्बोलाइज यानी कि जैसे इसकी नसें जो आर्टरी जब वहाँ तक जा रही है एंजियोग्राफी के ज़रिए उसमें जा करके उसको एम्बोलाइज कर सकते हैं, या कोलोनोस्कोपी के ज़रिए हम वहाँ पहुँच करके उस पर खून बंद करने के जो तरीके होते हैं जो अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, हीमोक्लिप और इस तरह के एक्सेसरीज होती है जिसके ज़रिए हम इसकी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही हो तो सर्जरी यानी कि जिस डिजीज सेगमेंट में ये प्रॉब्लम है उसको हटा सकते हैं। तो डाइवर्टिकुलाइटिस और डाइवर्टिकुलर ब्लीड कोलोनिक डाइवर्टिकुलम के 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक डाइवर्टिकुलोसिस के लिए हमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो किसी दवा से जाएगा नहीं, क्योंकि वो बनावट में परिवर्तन है और उसको ठीक करने के लिए कोई हम ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं करें। कई लोग इस बात से काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये है, कुछ गड़बड़ी है और ये कैसे ठीक होगी। तो एसिम्प्टोमेटिक अगर आप हैं तो कुछ नहीं करना है। इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना, और अगर इन्फ्लेमेशन हो तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीट करना। ब्लीडिंग एक तरह की इमरजेंसी है जिसमें जो आपको मैंने तरीके बताए इलाज के वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।